हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ऑलराइट, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्मेंटेशन क्या होते हैं, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन क्या होता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया था। आज का एक इम्पॉर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आज हम उसको डील करते हैं और इससे कौन से क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस है उस क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि फर्मेंटेशन के अंदर चाहे फर्मेंटेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो, जो ग्लाइकोलिसिस के बेसिक स्टेप जो साइटोप्लाज्म में चल रहे हैं वो एज इट इज रहता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड जाए या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो पायरुविक एसिड जाएगा। ऑलराइट, तो जब हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को देखते हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो जो ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप रिएक्शन होता है उसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, एटीपी यूटिलाइज होता है, एटीपी कंज्यूम होता है ना, इसीलिए उसको कंज्यूमिंग फेज बोलते हैं। तो जो दो एटीपी कंज्यूम हुआ है और एसएलपी जो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता है, इस लेवल के थ्रू क्या होता है, वहां पे 4 एटीपी फॉर्म होते, तो 2 यूज हुआ और 4 फॉर्म हुआ, तो नेट गेन ऑफ एटीपी बाय द मीन ऑफ एसएलपी इन द ग्लाइकोलिसिस कितना हो जाएगा, 2 एटीपी हो जाएगा। ऑलराइट, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH.H+ बनता है पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और आपको पता है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दोनों के दोनों इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये ग्लाइकोलिसिस के नीचे के स्टेप जो है प्रोसीड करता है। तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या है कि 2 मॉलिक्यूल करके सारे के सारे स्टेप 6, 7, 8, 9, 10 जो है 2 मॉलिक्यूल दे रखा। क्यों? क्योंकि एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट खुद का है और DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फिर ये ग्लाइकोलिसिस के नीचे की स्टेप करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 NADH.H+ बनता है। राइट, अब आपने देखा होगा कि ये जो NADH.H+ है, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो फिर ये कंप्लीट पहले साइटोप्लाज्म से कहां पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चढ़ता है, वहां पे जाके ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब वहां पे ऑक्सीडेशन होता है तो NADH.H+ कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में। ऑलराइट, तो ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तो वहां पे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में चलता नहीं है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्पेसिफिक को जब आप डील करोगे, तो मैंने ब्रीफ में ये पूरे ऐसे स्टेप बना दिए हैं जो मेन स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। राइट, अब आप देखो ग्लूकोज, ठीक है, तो जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। तो वो पूरे स्टेप मैंने नहीं लिखे, मैंने वही सारे स्टेप लिखे जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और जिस स्टेप में एटीपी या तो कंज्यूम हो रहा है या एटीपी फॉर्म होता है, NADH फॉर्म होता है, वो स्टेप लिख रखे। ऑलराइट, तो जब आप देखते हो कि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस से क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के में क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो पायरुविक एसिड आपका है, ये पायरुविक एसिड जो है ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। ठीक है, अब जब ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस प्रेजेंस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अच्छा, कैसे कन्वर्ट होता है ये देखो, अगर हम इसको देखें पायरुविक एसिड को, तो ये क्या होता है, CH3COCOOH है, ये क्या है, पायरुविक एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, जब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये जो 2 H आए हैं, ये जो 2 प्रोटॉन से, अच्छा ये आए कैसे, तो आप देखो जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये जो NADH
डॉट H प्लस बनता है एक में, तो दो में कितना बनेगा, NADH डॉट 2H प्लस बन गया। ये जो NADH है अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता तब तो ये कहां पे चला जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में जब ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, उस टाइम NADH डॉट H प्लस जो होता है, इससे जो दो प्रोटॉन्स होते हैं, जो दो H प्लस है वो रिमूव हो जाते हैं। तभी एंजाइम क्या कर रहा है, ये डिहाइड्रोजिनेस रिमूवल करता है H का, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है, ये क्या होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस प्रेजेंस के में जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड के CH3COCOH है ना, तो इसमें आप देखो इस C के पास, इस यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, इस जगह पे, ठीक है, H जो है ये इस C और O के बीच में और O और C के बीच में यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे H और H, ये जो दो H है ये यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड। तो देखो क्या है, CH3 एज इट इज रह गया आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर ये C और O के बीच में H लगाओ, तो C और O के बीच में H लगा दिया तो CHO हो गया, और फिर O और C के बीच में H लगा दो, तो आप देख लो यहाँ पे O और C के बीच में H लग गया, तो क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, CH3CHOHCOOH, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको इसमें फॉर्म में लिख दो C3H6O3, तो क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। बेसिक चीज है। अच्छा, और कुछ बातें आप सुनो। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे चलेगा, तो सबसे कॉमन एग्जांपल जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का चलता है वो ह्यूमन मसल्स के अंदर। जब भी कोई हम हैवी वर्कआउट करते हैं, जब ज्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स जो है जहां पे ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी हो गई है, उस जगह पे क्या होने लगता है, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होने लगता है। और जब लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। और जब लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको 2 से 3 दिन तक पेन रहता है, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो रिवाइव हो जाता है। ऑलराइट, तो पहला जो एग्जांपल है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है, वो कहाँ पे, ह्यूमन मसल्स के अंदर ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। जो दूसरा एग्जांपल है वो लैक्टोबैसिलाई, जो लैक्ट क्लास की बैक्टीरिया है, जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो लैक्टोबैसिलाई के अंदर क्या है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, कर्ड का सिंथेसिस करेगा, और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जो है ये लैक्टोबैसिलाई जो है लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन करके प्रोडक्ट बनाता है। ऑलराइट, ओके। इसके बाद जब आपने देखा है कि कर्ड जो बनता है, ठीक है, मिल्क से कर्ड बन गया, किसकी प्रेजेंस में, लैक्टोबैसिलाई की प्रेजेंस में। लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा लैक्टोबैसिलाई की एक्टिविटी हुई, तो एक्टिविटी होने से क्या होगा, ज्यादा फर्मेंटेशन हो गया, और जब ज्यादा फर्मेंटेशन होता है तो कर्ड जो है वो सॉर हो जाता है, ठीक है, ये ज्यादा आपको सॉर टेस्ट करेगा, ज्यादा खट्टा हो जाता है ये। ऑलराइट, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, इसको आप अच्छे से समझो, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, पायरुविक एसिड। कौन है बेटा, पायरुविक एसिड। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, पायरुविक एसिड, ठीक है। अब जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। कौन होता है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर है, मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है, आप इसको देखो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर इन द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो ये तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही याद रखना है। वैसे तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का क्या होता है, तो आप देखो ये चीज याद रखना, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर, पायरुविक एसिड। और दूसरा, जो इसका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर इन द केसेस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ऑलराइट, अब जब आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे, एक बेसिक कंपैरिजन करते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
पहली चीज एंजाइमेटिक डिफरेंस होता है। अगर मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करता हूं तो आप देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या है, वहां पे जाइमेज क्लास की कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम करती है जिसमें पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज है ना, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम काम करता है। जबकि अगर लैक्टिक एसिड के अंदर आप एंजाइमेटिक बेसिस देखोगे तो यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में आया हुआ है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, कि वहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है। तो अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर आप बात करोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, एसिल्टीहाइड होता है, ठीक है। अब लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, पायरुविक एसिड होता है। दोनों के दोनों में, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, दोनों फर्मेंटेशन में जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो सेम होता है, लेकिन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग अलग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो दोनों में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, लेकिन बेटे दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो अलग है। अगर आप लैक्टिक एसिड के अंदर देखोगे तो यहाँ पे पायरुविक एसिड है, लेकिन अगर आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखोगे तो वहां पे एसिल्टीहाइड हो जाता है, ठीक है। अब वहां पे एसिटाइल ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, तो वो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई और है, यहाँ पे एक्सेप्टर कोई और होता है, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी ने एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन को क्या किया है, कंपेयर किया है। क्या किया, कंपेयर किया। जब आप एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट, पुरानी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 14 को पढ़ते हो तो वहां पे कुछ चीजें दे रखी है ना, कि वहां पे 3 पॉइंट उन्होंने दे रखा है, कंपैरिजन किया है एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन को। तो जो ऊपर के 2 पॉइंट है वो तो बहुत इजी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, 36-38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म होता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। एटीपी का जो गेन है, वहां पे जो एटीपी फॉर्म हो रहा है वो ट्रू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म होता है। ये बेसिक चीजें वहां पे दे रखी। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो समझने वाला है। आपकी एनसीईआरटी ने थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि अगर ये NADH.H+, अगर ग्लाइकोलिसिस में जो ट्रू मॉलिक्यूल ऑफ NADH.H+ बनता है, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर गया, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ये क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहां पे सारे के सारे NADH क्रेब्स साइकिल के और ग्लाइकोलिसिस के और FADH2 क्रेब्स साइकिल के जब वहां पे ऑक्सीडाइज करते हैं तो एटीपी बनते हैं। तो उसके अंदर जब आप देखोगे तो ये जो NADH है, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ये NADH.H+ है, जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन करते हैं, जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ट्रू मॉलिक्यूल ये H+ और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, ये रिलीज हो गए। अब ये जो रिलीज हो गए तो यहाँ पे क्या बन गया, NAD+ बन गया, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये जो चीज हो रही है, तो ये जो 2 प्रोटॉन और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये जो ऑक्सीडाइज है तो वहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो वहां पे क्या है, ये ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, O2 है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी अच्छी है तो जल्दी 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 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि NADH.H+ जो होता है इसका ऑक्सीडेशन जो है ये फास्ट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन फास्ट होता है। किसमें फास्ट होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट होता है, विगरस होता है। जबकि अगर आप देखोगे किसके अंदर, जो फर्मेंटेशन है, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन हो, कोई भी फर्मेंटेशन हो,
उस फर्मेंटेशन के केस में क्या होगा, जो ये NaDH.H+ है, अब ये देख लो फर्मेंटेशन का केस, तो इसमें जो ये NaDH.H+ का ऑक्सीडेशन होकर NAD+ बन रहा है, ये स्लो होता है। क्या होता है? स्लो। अच्छा, स्लो क्यों होगा? क्योंकि इसको क्या करना है, यहाँ पे ये पायरुविक एसिड बना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इसने क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड। तो इसके अंदर जो इंटायर प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो क्या है, वो तुरंत प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हम देखते हैं ग्लूकोज का, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में वहां पे आपको पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तब जाके वो क्या करता है वहां पे, तब जाके वहां पे वो क्या करेगा, टोटल एटीपी 36-38 प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप देखना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, लेकिन जब यही चीज एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है तो वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पे पायरुविक एसिड है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी नहीं होती जितना ऑक्सीजन का होता है, इसीलिए NADH का ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा फास्ट होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन के अंदर स्लो प्रोसेस में क्या होता है, ये NADH.H+ का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके वाइस वर्सा और चीजें, अब आप देखो, एक इफेक्ट होता है जिसको पॉस्चर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। पॉस्चर इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली आप इसका एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप ईस्ट का एग्जांपल ले सकते हो। पॉस्चर इफेक्ट होता क्या है, जब भी ईस्ट, नॉर्मली ईस्ट जो है ये एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए ईस्ट को हम फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब एक एग्जांपल समझो, एक सेल है और उस सेल के अंदर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, राइट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बेटा ऑब्वियस फर्मेंटेशन हो रहा है, लेकिन अगर मुझे इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को रोक के एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। क्या करूंगा? ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। आप इस बात को बिल्कुल क्लियर रखो कि ईस्ट बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तो अगर मुझे एनारोबिक रेस्पिरेशन को रोकना है और उस सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे क्या है कि मुझे ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इनहिबिशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय राइज इन द CO2 कॉन्सेंट्रेशन, नहीं O2 कॉन्सेंट्रेशन। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हुआ वो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो मुझे एनारोबिक रेस्पिरेशन को रोकना है, और रोकने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं O2 के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जब मैं उस पर्टिकुलर सेल में O2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो तीन चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? पहली चीज लिखा है मैंने यहाँ पे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखो, जब आप ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाओगे तो पहली चीज एनारोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, जो ब्रेकडाउन रेट ऑफ ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से चलता है। ग्लाइकोलिसिस में होगा लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, फिर जाके ETS। तो जब ETS तक हम पहुंचते हैं तब जाके ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है। तो वहां पे जो रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होने का पूरा प्रोसीजर है, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS, इन सबको कंप्लीट होने में क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेकडाउन रेट ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब स्लो हो जाएगा तो इससे क्या है, फिर पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है ATP का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में 36-38 फॉर्म होता है, जबकि एनारोबिक में ओनली 2 होता है। तो दूसरा क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन पर ग्लूकोज ATP प्रोडक्शन, और लास्ट इसका इफेक्ट क्या होगा, CO2 का भी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से जब वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होता है। कितना? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होगा, जो कि क्रेब्स साइकिल में आपने देखा होगा। तो क्रेब्स साइकिल में क्या है, एक पायरुविक एसिड से 3 CO2 रिलीज होता है इंक्लूडिंग लिंक रिएक्शन। तो वहां पे क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है एक ग्लूकोज से,
तो वहां पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हो जाएगा। तो आपने 3 कंपैरिजन देखा। पहली चीज क्या देखी कि रेट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो होता है वो स्लो हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। दूसरा, वहां पे जो एटीपी का प्रोडक्शन है पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वो हाई हो जाएगा। कितना हाई हो जाएगा? 36 से 38 हो जाता है, ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि जब ये चीजें हो जाएंगी तो ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जो CO2 का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो, जो CO2 का मॉलिक्यूल वहां पे रिलीज हो रहा है वो कितना हो जाएगा? 6 मॉलिक्यूल हो जाएगा, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत ज्यादा है। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस जो है, ये क्या चीज होता है जब आप एनारोबिक से एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट करते हो किसी पर्टिकुलर सेल को। भाई क्या करोगे? ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को आप वहां पे बढ़ा दोगे। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉस्चर इफेक्ट। ऑलराइट, अभी आप लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर जो हमारी चीजें बन रही है, अल्कोहल, इथेनॉल बन रहा है, ये कैसे फॉर्म होता है इसको आप देखो। इसके अलावा जो स्टेप है, स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है वहां पे, इलेक्ट्रॉन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, लैक्टिक एसिड में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। आप कंपैरिजन करके इसकी स्टडी करो, सारे आपके MCQ सॉल्व हो जाएंगे। इनकेस अगर आपको तब भी किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाके बेटा पूछ लेना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।